सर नमस्कार। आदर्श समाज न्यूज़ में आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर। डॉक्टर चंद्रपाल रिटायर्ड आईएएस, पूर्व सचिव भारत सरकार। सर आपका जन्म ग्राम आनंदपुर में हुआ, जारकी में। वहाँ पर आपने अपने पिताजी को 7 वर्ष की आयु में खो दिया। ये बहुत ही दुख की बात है। 7 वर्ष की आयु में पिताजी का साया अपने सर से उठ जाना, ये एक बहुत बड़ा दुखद हो जाता है, सोच के भी डर लगता है। फिर 8 साल 3 महीने में आपने प्राइमरी स्कूल में टॉप किया, मेरिट हासिल किया, स्कॉलरशिप मिली। फिर जूनियर हाई स्कूल हिम्मतपुर से आपने हाई स्कूल किया जी। फिर उसके बाद आपने रेलवे कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, उसमें आपने फर्स्ट क्लास हासिल की, जो कि 32 साल का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। आपने अपने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को बहुत मदद मिली और बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कीर्तिमान स्थापित किया। अब फिर आपने बीएससी किया, फिर उसके बाद एमएससी किया, उसमें भी आपने टॉप किया। फिर आपने बहुत जल्द, बहुत कम उम्र में आपने लेक्चरर बन गए, 19 वर्ष की उम्र में। बताइए, तो ये कितनी ही महान व्यक्तित्व में आप एक गिने जाते हैं। तो आप अपने बारे में आज कुछ बता दीजिए जो शायद लोगों को ना पता हो और जो आप अपने दिल से कहना चाहें। अगली आवाज़ डॉक्टर चंद्रपाल सर की। आदर्श समाज न्यूज़ की प्रेजेंटेशन है ये, तो आप सब लोग जुड़े रहिए। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आज अपने गृह जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत टूंडला के एक छोटे से गांव आनंदपुर में पैदा हुआ। और जैसा इन्होंने बताया कि 7 वर्ष की उम्र लगभग रही होगी मेरी, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद मैं स्कूल पढ़ा तो 1 महीने मेरे घर पर चाचा ने पढ़ाया था, और उसके बाद 1 महीने में ही आप आश्चर्य करेंगे, मुझे भी आश्चर्य होता है। अब मैं सोचता हूँ कभी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दर्जे तक की किताब हिंदी की, और उस समय गणित होते थे, उनको मैंने पास कर दिया। और सीधा सन 54 में मैं 4th क्लास में भर्ती किया शायद टीचर ने, और 2 साल में 8 साल 3 माह में मैंने प्राइमरी पास किया। हमारे गुरुजी थे पंडित श्री राम शर्मा, इतने अच्छे थे कि मुझे वजीफे का इम्तहान दिलाने गए। एक ब्रजमोहन शर्मा था हमारा, चिकागो गांव को पड़ोस का लड़का, वो भी था। हम दोनों, याद आती है वो मेमोरी हैं, हम दोनों को लेके पंडित जी अपने बैठ लेके आगे आगे चल दिए। हम लोग शिष्य लोग 2 उनके पीछे चल रहे थे, और अपने गांव आनंदपुर से जारखी और भूतनगरिया और जाने कहाँ होके चौराहे पहुँचे। और चौराहे पर उस समय इक्का नहीं मिलता था, तांगे नहीं होते थे। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1955, 1954, 55 में आप समझो कि तांगा इक्का नहीं होता था। तो जब हम वहाँ पहुँचे, उस दिन पूर्णमासी का दिन था, ग्रहण पड़ रहा था। तो पंडित जी हमारे बड़े नाराज़ हुए कि ग्रहण के दिन तुम जो है बारात कर लो चाचा की, या वजीफा का इम्तहान दे लो। तो हम मुँह लटका के बैठ गए, क्योंकि पंडित जी अपने खड़ाऊ पहनते थे। हमको रामचरितमानस की एक गुटका दे रखा था, उसमें से हम दोनों होशियार थे। चौपाई जो था पे टूटती थी, हम लोग अंताक्षरी में जीत आते थे, इतने अच्छे थे। तो हम दोनों को लेके वो हमें वहाँ एतमादपुर में जूनियर हाई स्कूल था, उसमें हमको इम्तहान देना था। अब वहाँ चलते चलते आप इमेजिन करो, 11 साढ़े 11 बज गए। पैदल गए, क्योंकि तब तांगा नहीं मिला, चौराहे पे कुछ नहीं मिला, तो हम तीनों लोग पैदल चल दिए और पहुँचे। 11 साढ़े 11 बजे जब पहुँचे तो पंडित जी ने जो क्या किया, हम लोगों को तो सुला दिया, और उन्होंने अपने नेजा की कलम बनाई, कॉपी बनाई हम लोगों के लिए। सुबह 7 बजे से पहले वो 5 बजे वो सोए, 5 बजे हम लोगों को जगा दिया, 7 बजे इम्तहान था। तो ये अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसे गुरु लोग कहाँ मिलते हैं? यानी ग्रहण के दिन कह देते तुम लेट आए हो, हम नहीं जा सकते, ग्रहण पड़ रहा है। पंडित लोगों का अच्छा वैसा होता है कि बड़ी कष्टदायक दिन है, फिर भी वो चले लेके आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम भी होगा। तो हमें दोनों, वो उसने हमारे ब्रजमोहन शर्मा ने तो मिठाई और दही खाई, तो कहीं से गंदी संदी दही होगी तो वॉमिट वगैरह होने लगा।
हम जो 7वें में बिना कुछ खाए हुए वो इम्तहान दे आए, और इम्तहान देने पर अपठित, हिंदी और गणित, ये 3 पर्चे होते थे, और उसमें टॉप किया और जिले में शायद, और उसको हमें 6 रुपया महीना 6वां 7वां 8वें में छात्रवृत्ति मिली। तो 6 रुपया उस समय बहुत होते थे, 8 रुपया मन, मुझे याद है हमारे खेत का गुड़ होता था, उसे 8 रुपये में 1 मन गुड़ चला जाता था। तो 6 रुपये से हमें जो मिलता था उससे कभी जो आवश्यकता की घर के लिए भी जोड़ती थी, मदर जो हमारी काम करती थी वो था, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता था। दूसरा, हमारी माताजी ने हमारे लिए भैंस रखी, तो भैंस का काम करती थी, साथ ही गांव वाली महिलाओं को उन्होंने चरखा चलवाना सिखाया, और खुद भी चरखा चलाती थी। तो चरखा चलाने से जो कपड़े मिलते थे गांधी आश्रम वाले, वो हम कुर्ता पजामा पहनते थे। ये खास बात है, मुझे याद है, इसलिए मुझे खादी से बहुत लगाव रहा। और जब MSME का सेक्रेटरी बना तो मैंने कत्तिन के जो तनख्वाह थी उसको फ़ौरन बढ़वाया कि ये तो बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। और किसी ने कहा कि साहब महात्मा गांधी द्वारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, तो मैंने गांधी जी को मरे को बहुत साल हो गए, अब तो आज की कीमत कत्तिन को देनी पड़ेगी, और उसकी वजह से 100% की कीमत बढ़ाई थी। 100% इनको जो आज मिल रहा है उसका 100%, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 के डबल मिलना चाहिए। तो खादी के VIC भी हमारे सेक्रेटरी के अंडर थी, MSME का सेक्रेटरी थे, तो अंततः उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई कत्तिन का गरीबों की। हमने कहा जो कपड़े हैं वो कपड़े, उस पर आप मालदारों को तो कमीशन देते हो और कत्तिन को कुछ नहीं देते, क्योंकि मुझे याद था अपने गांव के कत्तिनों का हाथ, गरीब थे, मेहनत करती थी, फिर भी उन्हें कुछ मिलता नहीं था। तो ये अपनी शुरुआत की कहानी शुरू हुई। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल हिम्मतपुर में करीब आप समझो 3 घंटे लगते थे हमारे गांव से लेके, और 3 घंटे में हम पहुंचते थे हिम्मतपुर, और फिर वहाँ पढ़ के सबके साथ करके खेलते खालते 8वें में भी हमने टॉप किया था, 8th क्लास में। 8वां का हमें सर्टिफिकेट जिला पंचायत को, उस समय एग्ज़ाम अलग से एग्ज़ाम होते थे, जैसे हाई स्कूल को होते वैसे ये जूनियर हाई स्कूल के होते थे। इसलिए हमारे चाचा जी ने वहाँ हिम्मतपुर में पोस्ट किया, वो मतलब एडमिशन लिया, टूंडला पे नहीं किया, जबकि टूंडला नज़दीक था। फिर टूंडला से हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट रेलवे कॉलेज टूंडला से गया, और वहाँ पर हमारी रेलवे कॉलेज टूंडला में तो हम हॉस्टल में रहने लगे थे, 12 रुपया खाने में देने पड़ते थे, और घी घर से लाते थे। तो वो, मगर वहाँ पर हमारा कैरियर जो है वहीं से बना। वहाँ पर जो हमारे गुरु लोग थे उनको मुझे एक तरह से मैं भगवान की तरह अभी भी मानता हूँ। एक पंडित दूधनाथ मिश्रा जी थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो केमिस्ट्री में मैं इतना होशियार था। यहाँ डॉक्टर SML गुप्ता थे, वो भी जानते थे, हमारे प्रोफेसर रहे आगरा कॉलेज में बाद में। वो कहते थे, चंद्रपाल आप इमेजिन करो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में मुझे BSc में 49 आउट ऑफ 50 मिले थे। उन्होंने कहा यू विल गेट 48 इफ नॉट 49, बट आई गॉट 49। मतलब कोई भी सवाल जो होता था, सारे लड़के जो इम्तिहान दे रहे थे उन सब का किसी को नहीं आता था, वो एग्जामिनर बाहर का होता था, मुझे आके पूछता था, और मैं पढ़ाता भी था। जहाँ जब होता था तो SML गुप्ता साहब थे हमारे, बहुत विद्वान थे केमिस्ट्री के, तो मैं उनको कहता था, मैंने सर ये इक्वेशन छूट गया। मुझे याद है कि वो हमारा एक इक्वेशन होता था रोजे-माउंस रिएक्शन, तो मैंने उनके कान में फंसाया। दूसरे दिन वो कहते थे कि भाई ये रोजे-माउंस रिएक्शन लिख लो, चंद्रपाल ने बताया है। तो मुझे गर्व है होता है कि इतने अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मेरा बहुत आगे बढ़ाया। टूंडला में जो रहा उससे सारे के सारे लोगों ने सिफारिश की आगरा कॉलेज आगरा में कि हमारा बहुत ही ब्रिलियंट लड़का आपके यहाँ एडमिशन लेने आ रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। तो वहाँ से शुरुआत होती है। BSc पार्ट 1 में जब मैं एडमिशन लेने खड़ा हुआ तो आश्चर्य होता है, मुझे अभी भी लगता हूँ, वही कुर्ता पजामा और टायर की 1-1.5 रुपये की चप्पल, उसे पहन के मैं खड़ा हुआ था लाइन में, और झोला वो गांधी आश्रम का जो होता है जिसमें अपने वो मार्कशीट वगैरह थी। तो लड़के तो बड़े बड़े होते थे। मैं 15 साल 3 महीने का मुश्किल से मैंने किया था उसमें इंटरमीडिएट। तो 15 साल 3 महीने में इंटरमीडिएट करने पे ये लोग कहते थे छोटा ही सा था, तो लड़के जो होते थे बड़े, वो कहते क्यों खड़े हो ये मतलब क्यों खड़े हो तो हमने कहा भाई हमें एडमिशन लेना है BSc पार्ट 1 में। उन्होंने कहा क्या इंटरमीडिएट कर लिया? मैंने हाँ भाई कर तो लिया ही। कि क्या परसेंटेज है? मैंने भाई मैं टॉपर हूँ, पहले तो ठीक से रहो
टॉपर हूँ, तुम्हारे कुछ नहीं है। मेरा एक साथी था, वो हम लोग साथ साथ टूंडला पढ़ते थे, सुब्रत कीर्तिकर, बेचारे के यहाँ दयाल बाग में ही है, उसके पैरालिटिक हो गया, बहुत ही ब्रिलियंट था। उसने मुझे 9th में बताया था कि चंद्रपाल मैं इंजीनियर बनूंगा और तुम IAS बनोगे, आप इमेजिन करो। मेरा साथी अभी भी, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, बेचारे को मैं देखने जाता हूँ। डॉक्टर LP गुप्ता हैं प्रोफेसर, उनका वो साला लगता है, वो भी प्रोफेसर आगरा कॉलेज के रहे थे, तो उनके मिलने जाता हूँ कभी कभी। सुब्रत कीर्तिकर यहाँ पर एक वो थे बहुत अच्छे, उनकी लड़की की शादी हुई थी, तो सुब्रत कीर्तिकर तो अमेरिका से उसने डबल M.Tech किया। या आप समझ रहे हो, उसने जो बात कही कि सही है, वो रुड़की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया और मैं इंजीनियरिंग नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास, मैं 15 साल 3 महीने में इंटरमीडिएट किया था, उस समय 16 साल कम से कम चाहिए था। तो हमने BSc में पार्ट 1 में यहाँ एडमिशन आगरा कॉलेज में लिया। आगरा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 100 रुपये नहीं थे, ये बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ लोगों को। 100 रुपये मेरे पास नहीं थे कि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकूँ, तो मैंने सिस्टर से 100 रुपये लेके एडमिशन लिया था। उसमें 30 रुपये उसकी फ़ीस लगती थी, कॉलेज की फ़ीस, और 60 रुपया जो है हॉस्टल में एक महीने का खाने का, और 10 रुपया हॉस्टल की फ़ीस लगती थी। तो 10 रुपया हॉस्टल की फ़ीस लेके टॉमसन हॉस्टल, ये चौराहे पे बना हुआ राजा मंडी, उसमें हमारा एडमिशन हुआ था। तो यहाँ हम रह करके 4 साल फिज़िक्स मतलब BSc और MSc यहाँ से किया था। तो एक जीवन की वो ऐसी दुखद और सुखद दोनों कहानियाँ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कहने में, बताने में। मैं बताता रहा हूँ जीवन भर, जिससे कि हमारे नवनियुक्त लड़के जो हैं वो प्रोत्साहित हों और सुने कहानी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, है कि बिना किसी के साधन के, बिना किसी पैसे के। अब आप आगे आश्चर्य करोगे, तो जब ये हुआ, चुनाव में खड़े हो गए तो एडमिशन तो ले लिया। अब ये चिंता जो हो रही थी कि 1 महीने के बाद क्या होगा, कहाँ से आएंगे 60 रुपया महीना। तो हमारे डॉक्टर SML गुप्ता का, हम यहाँ से इसलिए उनको भगवान मानते हैं हमारे लिए, कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। जब राउंड लेने आए थे तो जो यहाँ पर हमारे उनके साथ जो थे, वो बाद में प्रिंसिपल बने आगरा कॉलेज आगरा के, वो भी थे, तो उनके साथ में राउंड पे ले रहे थे। तो मैंने अपना बनियान पहन के स्लेट पे लिख रहा था केमिस्ट्री वगैरह, तो उन्होंने देखा कि ये कौन लड़का अभी से जुलाई के महीने में बड़ी मेहनत कर रहा है, तो पूछने लगे। फिर हमने जैसे नाम बताया तो डॉक्टर SML गुप्ता साहब कितने अच्छे थे, अभी भी हैं शायद, मैं जाता रहता हूँ, अभी नहीं इधर जा पाया इसकी वजह से। और उन्होंने पूछा कि बेटे तुम्हारे पिता का काम क्या नाम था। तो मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, बैनी राम जी, वो सेंट जेम्स कॉलेज में इनमें शायद पढ़े थे साथ साथ। तो उन्होंने छूटते ही कहा, अरे बेटे वो भी टूंडला के रहने वाले हैं, डॉक्टर SML गुप्ता टूंडला के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा बेटे तुम चिंता मत करो किसी तरह की, और मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, और तुम्हारे पिताजी और मैं हम साथ साथ पढ़ने आते थे टूंडला से, तो इसलिए तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने कहा सर और कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे हम करेंगे भविष्य में, यही सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई चिंता नहीं। अब हर महीने 60 रुपया खाने का लगता था, मेस का, उसको देने के लिए मेरे पास तो कंटिन्यूस सोर्स तो था नहीं। घर से घी जरूर 1 किलो ले आते थे। एक सप्ताह में, मैं कहता हूँ, एक सप्ताह में मंडे को आके और सैटरडे तक हम 1 किलो घी खा लेते थे, और कुछ नहीं। घी और यहाँ की सब्जी वब्जी जो साधारण टाइप की, न कोई अंडा न और कुछ, न दूध, कुछ नहीं, घी, क्योंकि घी सब्जी में डाला वो खा लिया, बस यही हमारे सुबह। खूब एक आगरा कॉलेज के मैदान में 4-5 चक्कर दौड़ दिए और फिर स्लेट से बत्ती से लिखना शुरू कर दिया पीपल के पेड़ के नीचे। BSc पार्ट 1 में जब एडमिशन हो गया तो चिंता होती थी, तो उन्होंने क्या कहा, जो हर टीचर को मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बेटे कोई चिंता की बात नहीं, तुमसे कोई पैसा मांगने नहीं आएगा। और वो रजिस्टर में सबके नाम लिखे होते थे, हर एक के सामने 60 रुपया जो होते थे भुगतान करते रहते थे, और मेरे पास तो होते नहीं थे। तो मैं 60 रुपये की जगह मेरे सामने नाम से रिक्त छोड़ दिया जाता था कि इनको लेना है। तो उनसे डॉक्टर SML गुप्ता ने वो जो सामान देता था, जो ये रुपया इकट्ठा करता था, उनसे कह दिया चंद्रपाल से कोई पैसा नहीं मांगना है, और 6 महीने तक कुछ नहीं देता। अब मुझे BSc पार्ट 1 में इससे होता है, देखिए पढ़ाई की विद्वता के बाद से BSc पार्ट 1 जब मैं आया तो मुझे 4 स्कॉलरशिप सेंक्शन हुए। एक तो UP का मेरिट स्कॉलरशिप, और 2 यूनिवर्सिटी की, एक यूनिवर्सिटी बर्सरी
और एक और स्कॉलरशिप, एक शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप, और एक जो है बाद में 3 स्कॉलरशिप जब सेंक्शन हो गए तो एक दिन मैं अपने गांव जा रहा था, अपने पैदल पचोकरा से अपने गांव, एक 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, तो चल रहे थे तो पीछे से एक पोस्टमैन आया, चंदपाल रुको, तुम्हारा एक चिट्ठी आई है। तो रजिस्ट्री आई, और रजिस्ट्री में एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिखा, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन मेरिट इन एंटायर कंट्री। तो नेशनल स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप मिला मुझे, और मैंने पढ़ के बड़ा खुश हुआ। उसमें लिखा हुआ था, इट विल बी पेड 2nd वीक एवरी मंथ पॉजिटिवली। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हर महीने खड़े 60 रुपये हमारे खाने के देने के लिए नहीं है, 60 रुपये में हमको वहाँ से मिल जाया करेंगे। अब पहला महीना हुआ, जब स्कॉलरशिप आ गए तो बड़ी खुश। अब पहला महीना हुआ तो डॉक्टर एमरे जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ही विद्वान थे, किताबें लिखते रहते थे, मैथमेटिक्स की बहुत किताबें लिखते थे। अब पहला महीना हुआ तो वो पैसा नहीं हुआ, तो उन्होंने तो हमारे गुरुजी डॉक्टर SML गुप्ता ने तो कह दिया था कि पैसा नहीं लेना इनसे। तो वो इस तरह से 6 महीने तक कोई पैसा मैस का खाने का नहीं देना पड़ता था मुझे। जब स्कॉलरशिप आता था तब उसमें से वो 60 रुपया करते थे। तो ये है कि बिना किसी के एक्सटर्नल सपोर्ट के, एक्सेप्ट गुड विशेज और एक मार्गदर्शन की वजह से हमको पढ़ने का MSc तक फ़ायदा हुआ। MSc तक करा और कंटिन्यूस वो नेशनल स्कॉलरशिप मिलता रहा, क्योंकि फर्स्ट आते रहे तो उसे नेशनल स्कॉलरशिप कंडीशन थी कि इतने % नहीं आएंगे तो नहीं मिले, 60% कम से कम होना चाहिए। तो ये मिला। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप जब मिला तो एक बार हमारे मित्र थे साथ में, टॉमसन कॉलेज हॉस्टल में ही रहते थे, MA इंग्लिश कर चुके थे, LLD भी कर रहे थे। उन्होंने IAS में क्वालिफाई किया, तो मैं उनको लेके गया, मैं गुरुजी डॉक्टर SML गुप्ता के पास। वार्डन थे वो, और उनके सब वार्डन थे मुख्तार सिंह साहब, जो प्रिंसिपल आगरा कॉलेज के रहे हैं, बड़े सख्त प्रिंसिपल रहे। उस समय वो हमारे वार्डन के साथ रहते थे, वो प्रीफेक्ट कहते थे उनको। तो 1965 में जब अटैक हो रहा था तब वो हम लोगों को कहते थे संभल के रहना, बॉम्ब चल रही है। तो वो मुख्तार सिंह बड़े सख्त प्रिंसिपल रहे, मुझे खुशी है, मेरे मित्रता एक थे, हमारे लोग थोड़े 2-1 साल बड़े थे। तो वो इनके SML गुप्ता साहब के बदौलत उन्होंने मानो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने कहा इनको ज़रा गाइड करिए सर। तो गाइड करने पहुँचे तो उनसे तो बात कम की, उन्होंने IAS में क्वालिफाई किया था, रिटन में इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन के लिए पहुँचे थे। हमसे उनको देखिए, SML गुप्ता साहब कहते हैं कि चंदपाल तुम तो फर्स्ट अटैम्प्ट में IPS बन जाओगे। मतलब इसे प्रिविलेज, एक गुरु जो हैं ये कहें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम IPS बन जाओगे। तो मैंने कहा सर मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं हूँ, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जानता हूँ, इंग्लिश में पढ़ा नहीं हूँ, तो कैसे, और जनरल नॉलेज कुछ है नहीं न, तो कैसे बन जाएंगे। नहीं देखना तुम। एंड आश्चर्य होगा, जब मैं MSc फिजिक्स करने, MSc फिजिक्स उन्होंने ही कहा कि MSc फिजिक्स करो, क्योंकि मैं फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में बराबर का होशियार था। और केमिस्ट्री तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी भी मैं किसी को भी केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, अपने बच्चों को भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दिया, IAS वगैरह बैठे वो लोग। तो वो तो अभी भी मैं को बहुत मन करता है कि मैं एक अच्छा सा लोगों को, लड़कों को समझाते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री, मगर अब बहुत ये पॉलिटिक्स की डर्टी गेम में फंस गया, तो मेरा ये जो विद्वता जो है इस चक्कर में मिट्टी मिल गई। अब सिर्फ नेतागिरी के दिमाग में रहता है कि कितनी बदमाशियाँ हैं, कैसे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये दिमाग करता रहता है। तो मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि उस समय टीचर कितने अच्छे थे, कितना बढ़िया उन्होंने समझाया, और जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो आश्चर्य ये हो रहा था कि ये देखिए कैसे उन्होंने कहा फर्स्ट अटैम्प्ट में IPS। MSc फिजिक्स करने के बाद 19 साल 3 महीने में MSc फिजिक्स किया, तो ये गर्व की बात है। आज मैं समझता हूँ 19 साल 3 महीने में कौन MSc फिजिक्स कर पाएगा। और मैंने MSc फिजिक्स करने के बाद लेक्चरर बना। लेक्चरर जो है वो यहाँ आगरा कॉलेज आगरा में मेरी 5 नंबर से, सिर्फ 5 नंबर से फर्स्ट क्लास रह गई। कारण था वो वायरलेस का पेपर इतना ख़राब था कि मुझे 100 में से केवल 27 नंबर मिले उस पेपर में। इस वजह से मैं फर्स्ट क्लास छूट गया, तो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन पाया। खैर जो होना होता वो ठीक ही है। फिर मैं यहाँ से लखनऊ चला गया।
लखनऊ में मुझे नहीं, मेरठ में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। बाय चांसलर बोले, अरे यू आर सो यंग, वाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS और IPS। अब देख कैसे मिलती रहती है लोगों को, जिसका जो है। मैं लखनऊ चला गया, उन्होंने कहा आप डिग्री कॉलेज वगैरह में कहीं लेक्चरर करो, उसमें कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। तो वहाँ के वाइस चांसलर की सलाह मानते हुए हम चले आए। हाँ, वहाँ पर एक रामचंद्र म्योर थे, वो ADM ही थे, और हमारे साले थे। शादी हो गई जिस दिन MSc फिजिक्स किया उसको, उसी 13 जून 1967 को मेरी शादी हुई। जब रिजल्ट निकल रहा था उसी दिन मेरी बीवी के साथ शादी हो रही थी। तो ये भी एक वो है, क्योंकि परिवार बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आए वो लोग, बहुत ही अच्छे थे मेरे फादर लोग वगैरह। PC सागर बड़े समाज सेवी थे और अच्छा नाम था, राजामंडी के रहने वाले थे। तो मेरे शादी करने, हालांकि शादी करने का कोई वो नहीं था, मगर चांस की बात होती है, जहाँ होना है वो होना निश्चित है। उसके लेक्चरर है, तो हमारी धर्मपत्नी ने बहुत अच्छा फर्ज निभाया सारे जीवन भर। अभी भी हम 53 साल की हमारी शादी है, और अपने खुशी से दोनों लोग रहते हैं, मस्त रहते हैं। और अब आपको मैं बताना चाहता था कि लेक्चरर बनने पर, जब मैं लेक्चरर बन गया, पढ़ाता था, तो मजाक में लोग कहते थे, अरे आप इतने छोटे हैं। मेरी शादी है जो अमेरिका वगैरह में सेटल है आजकल, उसका बहुत बड़ा इंजीनियर बहुत बड़ा कारखाना है। वो कहते हैं, जीजा जी आपको तो लोग भगा देंगे, लड़के वहाँ के इतने बड़े बड़े लड़के होते हैं, आप जरा से तो मैंने कि देखना, वो सब मुझे गुरु कह के मेरे पैर छुएंगे। और 1-2 महीने पढ़ाने के बाद मैंने कह दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोई भी पढ़ना चाहे हमसे पढ़ ले। अब और कोई टीचर तो हर एक अपना फिजिक्स है तो फिजिक्स ही पढ़ेगा, चैप्टर है चैप्टर ही रट के जाएगा। हमें फ्रेश थे तो सब चीज़ मालूम होती। तो वो लड़के इतने प्रभावित हुए कि सब के सब मेरे घर पे आने लगे पढ़ने के लिए। अब मैं 7 घंटे में उन लोगों को पढ़ाता था। कारण गरीब थे, खाने के नहीं था, मेरे 2 ब्रदर थे, मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी। तो उनके लिए करने के लिए तो मुझे कम से कम हर 7 घंटे कॉलेज में पढ़ाने के बाद घर पे आके खाना खाने के बाद उनको कोचिंग पढ़ाने लगता था। और मैं उस समय 50 रुपया मुझे मिलते थे। तो 50 रुपये 5 लड़के इकट्ठे मिलके 50 रुपये ऐसे करके ट्यूशन रहते। गरीब थे होते थे उनको मैं छोड़ देता था। तो ये रेल वहाँ की कानपुर कॉलेज के लखनऊ की बात है। उसके बाद जो है, जैसे ही हम 20 साल के हुए, तो एक हमारे फ्रेंड हैं, वो इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए, मोहन सिंह। और मुंशी सिंह संत थे, एक बड़े IAS के ऑफिसर, उनका दामाद थे। वो उन्होंने आके कहा कि अरे मिस्टर पाल, यू आर सच ए ब्रिलियंट मैन, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IPS? 20 साल की उम्र में IPS बन सकते हो। तो मैंने कही ठीक है, बैठते। सब्जेक्ट रखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसमें से 2 लेने पड़ते थे कि कोई 2 पेपर आप ले सकते हो, और जनरल नॉलेज, इंग्लिश और ऐसे 3 पेपर वो ले लें। वो 450 के नंबर के होंगे, ये तो 200 के 2 पेपर होंगे। आप बैठ जाइए। आप विश्वास करो कि किताब एक मनीराम अग्रवाल की किताब थी, वो एक कोने से दूसरे कोने से रट ली, बिल्कुल पक्का जनरल नॉलेज की, कहीं से कोई पूछ ले। हमारी एक साली है, वो अभी है दिल्ली में, वो कहता है जीजा जी आपको एक एक पन्ना याद था। और वो उनको पकड़ा देता था तो पूछते, बोलते रहते। छोटी सी थी, 9th 10th में पढ़ती थी। वो बाद में उसे IPS से शादी हुई, डायरेक्टर जनरल ट्रेन ITBP रिटायर हुए वो दिल्ली में, दोनों के लोग। तो वो उसके बाद ये सब देखते हुए जब हम एग्जामिनेशन देने गए, ठीक है मान लिए एग्जामिनेशन देने गए इलाहाबाद, तो हमने क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू जब आता है, तो इंटरव्यू में मिस्टर लहरी थे एक IP और लोग थे। तो सोचा गया था कि वो पूछेंगे, सब पूछेंगे। मिसेस खोंगमैन एक थी, वो उसकी चेयरमैन थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, तो सब सवाल पूछ पाछ के मिस्टर लहरी ने पूछा कि सपोज यू आर पोस्टेड एज एन SP ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एंड क्राइम्स आर ऑल इंक्रीज, व्हाट विल यू डू, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक? तो हमने एक ऑर्डनरी कोई पुलिस के बारे में हमें क्या मालूम, मगर हमने कह दिया आई विल सेंड मोर पुलिसमैन देयर, मोर पेट्रोल, मोर सर्विलेंस, वहाँ कर दिया। तो उनको पसंद आया वो बात। जब हम सिंपल से लड़का है ऐसे बता रहा है जैसे पुलिस वाला बताता है कोई, तो उन्होंने मुझे पास कर लिया इंटरव्यू में। पास करने के बाद फिर उस समय मेरा वजन बड़ा कम था, 57 किलो का था, बहुत पतला दुबला सा था। तो उसके बाद जो हुआ कि डॉक्टर देखा कि उन्होंने कहा सीना तो इनका 31 ही नहीं है, 32 भी नहीं है, तो लंबाई तो ठीक है पर सीना कम है। तो वो बड़े डॉक्टर के पास, नापने वाला बड़े डॉक्टर के पास ले गया कि साहब इनका सीना तो 1 इंच कम है। तो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डॉक्टर,
आजकल का डॉक्टर होता तो कब रुपया लाओ या कुछ करो, ये करो, ऐसा बड़ा मुश्किल है, हम लोग तो आउट हो जाते। उस डॉक्टर ने कहा कि लुक एट हिज एज, व्हाट इज हिज एज, इज मुश्किल से 21 वर्ष का है, खाएगा पिएगा मोटा हो जाएगा खाएगा पिएगा मोटा हो जाएगा। एंड ही क्लियर, मेडिकल पास हो गए और फिर आईपीएस के ट्रेनिंग में गए, मसूरी रहे, मसूरी में ठीक रहे। उसके बाद आईपीएस माउंट आबू में ट्रेनिंग हुई, बड़ा कठिन ट्रेनिंग में हर सब्जेक्ट में पास, आउट कोर्सेज पास। बहुत से थे शहर के लड़के थे तो घोड़े देख के बड़े बड़े घबरा जाते थे। हम लोग गधे पे बैठ लेते थे तो घोड़ा क्या होता है, हरिया डंडा खेलते, पेड़ पर चढ़ जाते थे बंदर की तरह। तो हमें क्या अंतर पड़ता है ऊंची दीवार कूदने में और वो करने में, दौड़ने में, वौड़ने में। तो आउटडोर में सब में पास हो गया, राइफल रिवॉल्वर चलाने में वो सब हो गए। तो कितना प्रैक्टिकल करना पड़ता था। 5 बजे जगने के बाद 1 घंटे पहुंचते थे, फिर 6 चक्कर दौड़ते थे, फिर 40 मिनट पीटी करते थे, और 40 मिनट के बाद 10 मिनट के अंतर में फ़ौरन यूनिफॉर्म पहन के राइफल लेके फाइनल हो गए। पता लगा 40 मिनट फिर। तो ये करते करते इतनी मुश्किल डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग थी आईपीएस की। और फिर मगर जो पैसा मिलता था वो पैसा में 400 साढ़े 400 रुपये मिलते थे, पैसे में 300 रुपये खाने काट लेते थे। अब उस समय तक हमारा एक बच्चा था, बेटी थी बड़ी, और जो एमबीए किया बाद में आया अहमदाबाद से उसने, लड़की ने, और उसके हस्बैंड आईएएस है इस समय, जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, और एक बेटा था। तो बेटा का वो 3-4 महीने का था। वो दोनों के दोनों हमारे जो आजकल हमारे साथ जो चाची रह नहीं है, इनके साथ वहाँ अहमदाबाद में रहते थे। तो मैं माउंट आबू ट्रेनिंग करने के बाद कभी होता था तो फुर्सत होती, सैटरडे संडे वहाँ चले जाते तो ट्रेनिंग। अब वहाँ से पहुँचने के बाद एक दिन अगर किस्सा फिर याद आया रेलवे कॉलेज टूंडे का, कि ठंड पड़ रही थी, मेरे पास स्वेटर नहीं था। यूँ हाथ में यूँ करके यूँ कर लेते हैं ना जाड़े के, यूँ करके एनसीसी की शर्ट थी, उसको पहन के चल रहा था सड़क पे। तो वो मिल गए, गुरुजी चंद्रपाल कैसे हो, क्या परेशान? में कुछ नहीं सर, ठीक है, फर्स्ट क्लास हॉस्टल में। नहीं ऐसा है, तुम दिख रहे हो कि ठंड में ठंड लग रही है, ये हुआ है जो। तो फिर उन्होंने अपना किस्सा सुनाया। मिस्टर DN मिश्रा, दूधनाथ मिश्रा, वो गोरखपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि बेटे मेरे फादर की भी डेथ ऐसे ही हो गई थी जैसे तुम्हारी हुई है, और ऐसा ही था, मेरे पास भी कोई कपड़ा नहीं होता था। आज मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस कॉलेज में। आज ज़्यादा ठंड लगती है, उस समय तो कुछ पता नहीं चलता था। और मैं ट्यूशन पढ़ाता था। उन्होंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाता था और हॉस्टल से निकल के ट्यूशन नहीं पढ़ने देते थे, तो रजाई का वो बना के चले जाते थे, कोई देखे तो नहीं मान पड़ा सो रहा है, मगर वो वास्तव में ट्यूशन पढ़ाते थे। इतने गरीब थे वो। तो उनकी भावना से हमें बहुत मोटिवेट हुए। अब फिर उन्होंने कहा कि अरे बेटे क्या पता, देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, बेटे क्या पता तुम एक दिन कलेक्टर बन के आ जाओ। तो अरे मैंने कि सर वो इंटरमीडिएट के बाद मेरा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इंटरमीडिएट की बात है, बैक से स्टोरी कर रहा हूँ। मेरा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, मुझे कोई ना कोई नौकरी चाहिए, कि नहीं तो फिर क्या हमारी मदर कह रही है जल्दी से शादी कर लो। ज़्यादा शादी तो खैर नहीं हम करेंगे अभी, मगर खाने के लिए कुछ ना कहिए। तो मैं सैटरडे के दिन, वो मतलब गर्मियों में, चला के आगरा के कुछ एडीएम बेडीएम हों उनके लड़के, तो हमारे गुरुजी थे समाज के जो टीचर थे वहाँ रेलवे कॉलेज टूंडे में, डॉक्टर केसी दास, वो आजीवन में उनको बहुत सम्मान करता हूँ। सामाजिक और क्रांतिकारी बातें सब उन्होंने मुझे सिखाई हैं। वो 13 बार जेल गए थे डॉक्टर लोहिया के उसमें। तो इसलिए वो, और मैंने देखा अपने घर पे वो सारे बच्चों को फ्री नंगे बैठ के फ्री पढ़ाया करते थे, एक पैसा किसी से नहीं लेते थे। वो ऐसे सज्जन थे, और 4-5 विषय में MA थे, PhD कर ली उन्होंने, लॉ थे। तो वो मेरे गुरु, उनको मैं सामाजिक गुरु मानता हूँ, डॉक्टर केसी दास। तो वो हमारे साथ बहुत काम करे उनको। तो वो उनके साथ करके हम जो हैं जब हो गए यहाँ, तो जब IPS के होने के बाद हम केरला पहुँचे, तो केरला में हमने जैसे सैल्यूट मारा तो IG साहब M गोपालन थे, बड़े ईमानदार। उन्होंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? मैंने सर आई एम 21 एंड 1 साल और हो गया 22 हूँ। 22 हूँ सर, हाँ 22 करीब। यू आर सो यंग, आई वाज टोल्ड यू आर मैरिड। यस सर, मैं नॉर्थ इंडिया में सर शादी MSc के बाद बड़ा मुश्किल था, मदर मानी नहीं, और हमको अच्छे वो मिल गया। एनीवे आई विल नॉट पोस्ट यू आउट, अगेन देखिए गुड लोगों की, आई विल नॉट पोस्ट यू आउट ऑफ त्रिवेंद्रम केरला कैडर अलर्ट हुआ था, आई विल पोस्ट यू हियर ओनली,
so that you can be comfortable. You have come all the way from North India, वहाँ जहाँ ठंडा है, दिसंबर के महीने में वहाँ पहुँचे थे, यहाँ गर्म है, so that you can acclimatize or something. तो I cannot forget that gentleman. बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। बाद में उन्होंने एक बार खाने वाने पर बुलाया, वैसे किया। उनकी मिसेज प्रोफेसर थी उसमें मेडिकल कॉलेज में, तो बड़े प्यार से मेरे बच्चों को सूप फूप पिलाया करती थी। मुझे याद था, अपनी कार भेजी उन्होंने। IG सेंट ए कार फॉर मी मैनी टाइम्स फॉर गिविंग अस डिनर, इतने पसंद थे। उनका लड़का IAS बना बाद में, 73 बैच का, हमसे 1 साल जूनियर है, केरला में रिटायर हो गया, बालू गोपाल। तो वो M गोपालन साहब से जो ईमानदारी सीखी वो बहुत ज़बरदस्त थी, एंड डायनेमिज्म। वो AIG के कमरे में आ जाते थे। IG साहब जो थे AIG कमरे में आ जाते, ये नहीं कि AIG को बुलाओ, जब जरूरत है तो उनको ही जस्ट वॉक इन हिज रूम। सो डेमोक्रेटिक, ये नहीं कि साहब गवर्नमेंट में बैठे हुए हम IG हैं और जूनियर सब बोर्ड ना। तो बहुत ही वहाँ से हमने सीखी, उनने ट्रेनिंग दी कि जितना बड़ा ऑफिसर हो उतना ही अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को प्यार करना चाहिए। मैंने जीवन भर ये निभाया है, किसी को तंग नहीं किया, हर ऑफिसर से प्यार से काम कराया और टॉप करता रहा। जहाँ जा रहा वहाँ इनाम ही मिली मोरे, चाहे भले ही लोग हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगे पड़े रहे और ये करे और सही काम करने पर मुझे परेशान किया गया, उसका तो एक अलग हिस्ट्री है, वो छोड़िए। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यवहार अपना था वो मैंने वही ईमानदारी रखा, बदमाश को दंडित किया, ये सब और काम अपना करते रहे। और जो चैलेंज दिए, ऐसे ऐसे चैलेंज दिए सरकार ने कि वो चैलेंज को मैं भूल नहीं सकता। वो चैलेंज फेस किए और करते 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 जब ये हुए, तो जब IAS की बात आई तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर IAS, IG साहब ने, एंड ही पोस्टेड मी। तो मैंने त्रिवेंद्रम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हायर फिजिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पेपर, इतने पेपर होते थे, इतने पेपर लेकर के IAS बैठा और वहीं से फिर मैं IAS बन गया। 71 में एग्ज़ाम दिया था, 72 जुलाई में आई जॉइन IAS इन मसूरी। तो दिस इज़ अप टू दिस स्टोरी, अप टू दिस प्लेस, एंड ये फोरकास्ट कि आप IAS बन जाओगे। जब हम यूपी में आए तो डायरेक्टर टूरिज्म थे यूपी में, तो हम वहाँ तमाम विकास, सारा यूपी के टूरिज्म, सब कोई भी प्लेस आप देख लो, सब चंद्रपाल का विकास प्लान किया हुआ है। जिस गारंटी है, चैलेंज है कि किसी और ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बाद में बने हैं, मगर प्लानिंग पार्ट मैंने 77-78 में मैं रहा, तो मैंने उसका किया है। तो वहाँ पर हम गोरखपुर गए थे, वहाँ का तालाब था, वहाँ सर्किट हाउस बनना था, वहाँ नक्षत्रशाला बननी थी, वो देखा। तो वहाँ पर हम उनके पंडित जी के पैर, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, उनके पैर छूने गए। हम मियाँ बीवी दोनों थे और हमने उनको याद दिलाया कि पंडित जी याद आप? हाँ। तब उन्होंने बड़ा प्यार से गले लगाया कि तुमने मेरी बात पूरी कर दी और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उनका एक लड़का डॉक्टर थे, वो है गोरखपुर में, वो अभी होंगे। तो वो पंडित दूधनाथ मिश्रा के ये जीवन है, डॉक्टर SML गुप्ता का हमको बना हुआ है। तो अब जो है, पहले जो वातावरण था वो अब नहीं दिखाई देता। अब जो है ऐसा लगता है कि जातिगत भावना से उठते हैं, हर चीज़ में जातगत, हर चीज़ में। तो इंटरव्यू में तो फेवरेटिज्म, तो हमें करते करते ये कहना पड़ा कि इंटरव्यू में पक्षपात नहीं होनी चाहिए और नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम नहीं हो, और केवल सीधे सीधे कोड नंबर से इंटरव्यू हो। ये इसीलिए करना पड़ा कि अब पक्षपातपूर्ण बिहेवियर बहुत होने लगा है, जो मैंने जीवन में, कैरियर में अपने देखा। तो ये तो रहा आपका मुझे बचपन की यहाँ तक की कहानी, फिर बाद में और सी बातें बताऊँगा। अब मैं जो इतना भाइयों बहनों, ये मैंने आपको बता दिया अपने इसकी बात। अब मैं बात जो करना चाह रहा था वो पॉलिटिकल करना चाह रहा था और उसको अलग से ले लो। हाँ, उसको अलग से कर लो। हाँ हाँ, पूछिए। सर, अभी आपने देखा होगा कि टूंडला में 2 अलग जात के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उसको SC के सर्टिफिकेट में बताया जा रहा है, जबकि जात अलग है और SC का सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल सकता। और दूसरा, आपने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं करा जब आपने टूंडला के रहने वाले हैं और आपके ही क्षेत्र है? पहले तो हम क्या कोई मिला नहीं या फिर नहीं, आपने बात तो पॉलिटिकल करी है, मगर उससे पहले मैं बता दूं, मैं टूंडला क्षेत्र में रहने की वजह से मैं गर्व करता हूं अपने क्षेत्र पे। बड़े प्रगतिशील लोग हैं और बड़े मित्र हैं, बड़ा सम्मान हुआ है। क्षत्रिय महासभा ने मुझे नगला बीच में बहुत बड़ा सम्मान दिया था, सबने बहुत बड़ा काम दिया था जब मैं प्रमुख सचिव राजस्व था।
और हमेशा अपने गांव में, अपने आसपास के गाँव में आता रहता था। जो भी कभी कोई पहुंच जाता था काम के लिए, उसे चाहे रात हो चाहे कुछ हो, उसका काम सबसे पहले टॉप पर होता था। और किसी के कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जो आपसे में झगड़े हों। हर ज़िले में करीब हर गांव में करीब करीब मैंने प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बनाए। टूंडला क्षेत्र में सड़कें बनवाई। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई गांव नहीं है जो मेरी सड़कों से नहीं जोड़ा गया हो। सीधे सीधे फिरोजाबाद तक जो एक बड़ी सी चौड़ी सड़क मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD था वो बनवाई, जिसमें शिवपाल यादव जी ने बाद में रुपए थे 5 करोड़ हमने सैंक्शन किए, तो उससे फ़ायदा हुआ है, उससे सड़कें हुई। आप देखिए, तहसील बनवाई, जहाँ सब ट्रेजरी थी वहाँ पर मैंने तहसील बनवाई एज ए प्रिंसिपल सचिव राजस्व के रूप में। हम वहाँ पर थे तो ब्लॉक बना, इसमें आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, CWC उच्चीकरण किया गया, मंडी परिषद बनी। आप उसमें देखिए, मैंने अपने गांव में जारकी और आनंदपुर में ITI बनवाई, सब नवयुवकों के लिए बड़े बढ़िया से 12 उसमें इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट किए, जिससे कि उन्हें फ़ौरन जॉब मिले। इतना महत्व है आज की MSME की जो चल रहा है, MSME उन्हीं के आधार पर है। उसके बाद वहीं पर हॉस्पिटल बनवाया और वो सड़क बनवाई जिससे सीधे जो है नारकी वगैरह में आगे तक जोड़ती है, आगे फिरोजाबाद जोड़ती है। तो इतना साधन मिल गया वहाँ के किसानों को कि सारी प्रोड्यूस जो है उनकी उस चौड़ी सड़क हो गई, उस बस होकर के चौड़े सड़क वो शहर में ले आते हैं। तो इतना बड़ा फ़ायदा हुआ जारकी के पास में जो हमारे मित्र रहे। तो ये इतना तो ये हुआ। और प्लस जो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर लड़कियों इंटीरियर में, उसमें हमारी मिसेज ने उसका महिलाओं के लिए साइंस करवाई। हम थे, उन्होंने उद्घाटन किया था उसका, और ऊर्जा पार्क बनाया वहीं पर उसमें। तो आप समझिए, मैं और बीचक नगला में जो है क्षत्रिय लोगों के लिए भी कॉलेज उनको बनवाया। सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ मैंने कॉलेज हाई स्कूल किया, ठाकुर वीर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको महाविद्यालय बनाने के लिए वहाँ के लोग घूम रहे थे। तब मैं स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन था सेक्रेटरीट में। तो मैंने कहा, कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? नहीं साहब, ऐसा है, हमारा जो स्कूल है उसको हम डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं, कोई परमिशन नहीं दे रहा। मैंने कोई बात नहीं, 4 बार रिटर्न रिजेक्ट हो चुका है। मैंने कहा, अब मैं यहाँ स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ और मैं आज ही उसमें शायद बैठक होगी और आपका प्रस्ताव नहीं होगा, तब भी मैं कहूँगा ये मेरा स्कूल है और मेरा स्कूल होने के नाते मैं इसको आज, जब तक पहले इसको पास करिए तब आप दूसरों का लेके। तो मैंने कि इतना मुझे गट्स है, मुझे याद है कि कोई भी वाइस चांसलर मेरी इस बात को मना नहीं कर सकता। और कमेटी हैज़ टू अप्रूव एंड कमेटी ने फौरन महाविद्यालय स्वीकृत कर दिया। तो मुझे गर्व है इस बात का कि ठाकुर वीर सिंह जो हायर सेकेंडरी स्कूल था उसको महाविद्यालय बना दिया। मगर मुझे दुख इस बात का है, ये जातीयता का रंग यहाँ से दिखता है, क्योंकि वो जाट चौधरियों का कॉलेज है। मुझे उसके बाद उन्होंने कभी भी सम्मानित नहीं किया, कभी बैठक करने के लिए मौका नहीं दिया। ये कष्टदायक, कष्ट यहाँ से शुरू होता है, पीड़ा होती है। यानी यहाँ समझो, इतना सब होने के बावजूद भी यानी उसको ज़िले को, फिरोजाबाद जनपद को आइडियल ज़िला बनवा दिया। उसे आइडियल ज़िला मैंने प्रिंसिपल सचिव राजस्थान में नहीं, आइडियल ज़िला तमाम ट्रेनिंग ITI जैसे खुल गई, ITI कॉलेज खुलवाया, वो सब और तो सब है ही। और प्लस कई बार जा के लोगों को मार्गदर्शन किया लेबर लॉज के बारे में, उनके बारे में हमेशा करते रहा। कोई भी कभी भी पहुंच गया या टेलीफोन भी कर दिया तो उसके समस्या का समाधान मैंने फ़ौरन किया एज एन IAS ऑफिसर। उस समय जनरली लोग गांव में जाना भूल जाते हैं, बुक करने जाते हैं, मगर हमने ऐसा नहीं किया और उदाहरण देते थे। कल्याण सिंह वगैरह ने, एक बार चीफ मिनिस्टर थे, किसी ने कहा कि साहब इन्होंने अपने जाके फाउंडेशन डाल दिया। एक चक था कोई MLA, वो उसने जो है जाके शिकायत की कि साहब चंद्रपाल साहब ने तो फलाने गांव में जूनियर हाई स्कूल का फाउंडेशन डाल दिया। फाउंडेशन IAS ऑफिसर नहीं कर सकता, MLA कर सकते हैं। तो कल्याण सिंह ने, मुझे याद है, मुझे बुलाया, चीफ मिनिस्टर थे, तो वो चक जो अपना सफारी पहने बैठा हुआ, मैं जानता ही नहीं था कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको पहचानते हो? मैं तो नहीं जानता कि ये आपके क्षेत्र का MLA है। तो मैंने, मुझे तो पता नहीं भाई, क्या बताइए क्या बात है कि आपने ऐसे किया। तो कल्याण सिंह बोले कि तुम MLA तुम हो, तुम्हें अपना ड्यूटी निभानी चाहिए। तुम्हारी जगह चंद्रपाल साहब ने कर लिया था, तुमको जलन हो रही। तो उन्होंने क्या कर लिया इसमें? उन्होंने तो अच्छा है, उससे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं रहा पूरे क्षेत्र, अपने क्षेत्र के लिए, जैसा चंद्रपाल ने कहा। ये कल्याण सिंह के गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे, गवर्नर ऑफिस में बैठे, स्पीकर ऑफिस में बैठे हुए थे, वहाँ पर कहा
तब वो चक बाएं दाएं करता रहा, जाके उनसे चंद्रपाल साहब से दोस्ती करके काम करो कल्याण सिंह ने तो ये वो चक को मालूम है कि डांट पड़ी उस पर, ये कर दिया। तो मैंने वो जहाँ भी मैं सड़क बनवाता था मेरा नाम होता था, वो अपना नाम तोड़ के मेरा अपना नाम लिख लेता था। हाँ, तो ये लोगों को नहीं पसंद आया। फिलहाल उसके बाद वो हमको कोई टूंडला से, ये तो अपने क्षेत्र के लिए सबको गर्व होता है कि हम अपने क्षेत्र का ये बनाएंगे, ये कराएंगे। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के वो देखते हुए कि उन्होंने सफाई को जाने कहाँ जिला बना दिया, क्या क्या कर दिया, तो हमारे भी अरमान थे कि टूंडला के लिए हम उसको कम से कम जिला तो बना ही लेंगे, ये सब अरमान थे। इसी बीच में ये हुआ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शिवपाल यादव जी ने, हम प्रमुख सचिव राजस्व थे कि भाभी जी को, मतलब वो भाभी जी कहते, भाभी जी को जो वहाँ से टूंडला से लड़ा दीजिए। तो टूंडला से लड़ाने की जब बात आई तो 4 महीने तक हमने कहा कि हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे। राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैंने जैसे ही हम मिसेज वहाँ जाएंगी और उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैंने कि हम वो नहीं लड़ेंगे। हमारी मिसेज तो पहले भी पक्ष में नहीं थी, वो MP का इलेक्शन माननीय BP सिंह साहब ने खड़ा कर दिया था, मिसेज से तो लड़ी थी, अदरवाइज शी वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। फिर कहने के वो 4 बार शिवपाल यादव जी हमारे घर पे आए लखनऊ में और उन्होंने कहा भाभी लड़ा दिए। जैसे ही वहाँ गई और मेरा ट्रांसफ़र हो गया, प्रमुख सचिव राजस्व से राजनाथ सिंह ने ट्रांसफ़र कर दिया बिना पूछे बिना मतलब के। तो हमने तभी, उन्होंने जब हमें रिटायरमेंट के बाद ऑफ़र दिया कि चंद्रपाल तुम हमारे पार्टी से आ जाओ, आगरा से MP बन जाओगे, मैंने, आपने भी हमें धोखा दिया था, आपने हमें न्याय नहीं किया, इसलिए हम, मैंने कि बिल्कुल आपकी पार्टी में नहीं आ सकते। ये बड़ा साफ साफ है, सबको मालूम है, उनको मालूम है राजनाथ सिंह को, कि हमने बिल्कुल मुंह पे कह दिया, मैंने ये संभव नहीं है कि अन्याय करने वाले लोगों के साथ मैं नहीं हो सकता। आपने पूछा तो होता कि आखिरकार मैंने कुछ रोल मेरा रहा है, कुछ रहा है। अरे भाई इंडिपेंडेंट है, वो नेतागिरी करने लगे तो नेतागिरी करेंगे, हमने तो नहीं कहा था। एनीवे, फिलहाल वो जो वहाँ से 4 महीने तक वो टूंडला क्षेत्र में बिमला घूमती नहीं और समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूमती नहीं। और पता लगा बाद में मुझे बताया गया कि रामीलाल सुमन और इसने SP सिंह बघेल, ये दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने दोनों ने दबाव डाला और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को एक मीटिंग में वो उनसे दबाव डलवा के बिमला के टिकट को कटवा दिया। बिमला बाद 4 महीने काम करने के बाद उन्होंने समाजवादी वाले की पार्टी के लिए वो करवा दिया, दूसरे को दिखवा दिया कोई संखवार, वो जीत गया, ये बेचारी रह गई। अब उसके बाद BSP के लोग देखो, BSP का कोई आदमी था जो अध्यक्ष था, जब टिकट कट गई तो आया वहाँ पर बिमला जी के पास कि भाई हमसे टिकट ले लीजिए, हमको 8 लाख रुपए चाहिए। तो बिमला ने मुझे टेलीफोन किया कि कोई आया है BSP का, वो कहता है हमें 8 लाख रुपए दे दो तो हम टिकट दे दें। तो मैंने कि तुम कहो 8 लाख जूते मारेंगे, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, मैंने 8 लाख जूते मारेंगे हम कोई नेता जो टिकट खरीदने वाला हूँ ऐसे नहीं है। मैंने ज़रूरत पड़ेगी जनता वहाँ की तो आएगी। तो सारे जनता के लोग मुझसे मिलने आए थे और कहा कि साहब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मैडम से मतलब है, कैंडिडेट को तो। मगर वहाँ भी जनता ने हरा दिया। उसके बाद फिर दूसरी सीट लड़े, तब भी बिमला घूमती नहीं गांव में वहाँ पर, जैसे कि हम कमाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर महसूस होता है कि ये सब जो है जाति वाले लोग हैं, जातीयता की वजह से। उसका कारण हमने देखा, कारण क्या, हमको भी हराया, आगरा से 3 बार MP हराया। तब हमारे जो गुरुजी LP गुप्ता साहब थे, उन्हीं को बता रहे थे कि वो और एक इनको हमने पद्मश्री दिला दिया था, डॉक्टर थे सिंह साहब, है ना, यहाँ पर यहीं दयालबाग में रहते हैं। उनके वो गए उसमें एक गांव है उनका गांव है सेमरा गांव में गए, वहाँ पर तमाम भीड़ थी। और उसके बाद 2009 में इलेक्शन इंडिपेंडेंट जब लड़ा था तो वहाँ लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की कि साहब ये है, क्योंकि जब गुरुजी तो हमें जानते ही थे, तो उन्होंने जाके कहा वो तो बहुत अच्छे थे, ये था वो था। तो सारे लोग तारीफ़ करें। एक आदमी सूखा से, उन्होंने ही बताया मुझे, LP गुप्ता साहब ने ही बताया, वरुण सिंह साहब के साथ देखो एक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता कि मैं फलाना चौहान हूँ, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो सब ठीक है, मगर वो वास्तव में जाटव तो हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं, जाटव हैं तो हम वोट नहीं देंगे। तो अब मैंने एनालिसिस ये कर लिया कि देखिए भाई, हम जाटव हैं, वो तो अब पैदा हुए होते तो चेंज नहीं किया जा सकता। जाटों ने कहा कि साहब आपने हमें आरक्षण दिलवा दिया है, आप या तो फिर बात ड्रॉप कर लीजिए या हम जोड़ दें। एक मीटिंग में आए थे जाट महासभा के लोग, अध्यक्ष थे, और बोल रहे थे ये 55 का उसमें। तब हमसे कहा, मैंने भैया अब जात पात तो नहीं बदल जाए, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ,
मगर तुमसे यही अनुरोध है कि तुम आरक्षण तुमको हमने दिलवा दिया, हमने बोला था तभी कि आरक्षण जाटों को ही मिलना चाहिए, तो मिल गया। और भाई दीवे की बात है, मिल गया। जब बोले तो उसके बाद उसके प्रभाव शुरुआत वहाँ से, तो मानते हैं जाटो चौधरी लोग, बहुत सम्मान करते हैं। तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल साफ साफ रहा, वो उसे वोट नहीं दिया। तो अगर ये बात है तो आप लोग जब वो कहते हैं जाटव, तो जाटव तो ठाकुर और ये जो लोग हैं वो वोट इसलिए नहीं, ब्राह्मण तो वोट देगा ही नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा ऐसे हैं, जबकि हमको तो जीवन में किसी ब्राह्मण को परेशान किया नहीं, न किसी को परेशान किया। तो हम तो हमेशा हथारे के पक्षधर रहे हैं, सर्वजात संभाव वाले रहे हैं। सब सारे स्टूडेंट डेज में तो हम लोग, हमारे ही सब लोग आके हमसे पूछा करते थे, सबसे होशियार हम ही थे। तो हम हमारे से आके हॉस्टल में रहते थे, सब आके पूछते थे कि हमें नोट चाहिए, वो करनी। मैं तो नोट नहीं लिखता, मैं स्लेट पे लिखता हूँ, दिमाग में लिखता हूँ, मेरे पास कोई नोट वोट नहीं है, किताब तक तो होती नहीं थी मेरे पास, तो कैसे करें। तो भाई ये जो बात जो आई है, अब हमने एनालिसिस किया, सवर्ण लोग तो अब लोगों की, दूसरे लोगों की करतूतों से सवर्ण लोग और अनवर्ण लोग, शुरुकास्ट के लोग, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनमें सब में अलग बात हो गई है। अब हमारा कोई दोष न होते हुए हम भी उसी लपेटे में आते हैं कि साहब हमको सवर्ण वोट तो देता नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखा होगा आपने, कॉलोनी जिसका मुख्य कमला नगर में रहता हूँ, यहाँ सारे वैश्य और मित्तल अग्रवाल फलाने रहते हैं, वो कभी अपने किसी फंक्शन तक करने नहीं बुलाते। तो क्यों नहीं बुलाते? अरे भाई हम एमएससी है, हमने बताया, हम पीएचडी है, हम डीलिट है, इतना सा और इतने साल का 41 साल का आईपीएस आईएएस का अनुभव है, उसके बावजूद भी आप सम्मान नहीं कर सकते। इसका मतलब छोटापन है, ये जो सिर्फ जात के आधार पर छोटापन है। अब की बार इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग गए थे प्रचार करने, तो कहते हैं साहब बीजेपी को तो कोई कुत्ता भी खड़ा कर देगा उसको वोट देंगे। तो व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होता है, और नरेंद्र मोदी जी व्यापारियों को फ़ायदा कर ही रहे हैं। आजकल ये भी है, उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए ये सरकार, तो भाजपा की सरकार तो केवल मालदारों के लिए है और किसानों का गला काट रही है, गरीबों को गला काट रही है। क्या सरकार है ये? सिर्फ वो मालदार लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है। तो ये सिद्ध हो गया। तो अब तो अजीब सा लगता है कि ऐसे में कैसे सिर्फ जातीयता का युद्ध है, राजनीतिक अपराधीकरण का युद्ध है, प्लस धनबल बाहुबल वालों का युद्ध है। कोई मेरिट की बात नहीं, कोई काम की बात नहीं, किसी की बात नहीं, है ना, जात की बात है। अब आप देखिए टूडला क्षेत्र की जो बात कर रहे थे, सबसे खराब बात यह है कि यहाँ से आगरा से एसपी सिंह बघेल को एमपी का टिकट दिलाया, सिर्फ फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, और 1.5 साल से वो एमपी बना, उससे पहले एमएलए बना हुआ था। अब उसके बाद कई बार हम प्राइम मिनिस्टर को लिख चुके हैं, मंत्री से बात कर चुके हैं। मंत्री कहते हैं जो समाज कल्याण भारत सरकार के साथ, हमने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल दिया है कि नहीं रख सकते, नहीं टिकट ले सकते कोई भी आदमी धनगर के नाम से कोई, धनगर के नाम से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। मगर फिर भी फर्जी सर्टिफिकेट दे करके वो लड़ लिया, वो एमपी बना हुआ है। अब उसके और लोगों ने, दोनों ने वहाँ धनगर के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको लाइव इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने किया है, अगर आप जरा सा भी अपने इस भाई पे, इसे अंकल पे, जो भी समझो, वो उसको ध्यान रखना चाहो, तो अगर चाहो तो इन दोनों लोगों को 100% रूप से हराना है, क्योंकि ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। तो आप जो है अगर जात के आधार पर कि साहब ये हमारी पार्टी का है, हमारी उसका है, तो फिर आप महत्व, कार्य का महत्व क्या रहा? ये लोग होंगे तो लूटने खाने के लिए बनते हैं। चंद्रपाल को तो किसी से एक पैसा नहीं लिया जीवन में, आज तक हम सर ऊंचा करके रह सकते हैं, बता सकते हैं। और वही उद्देश्य आज भी है। हम प्राइम मिनिस्टर को उनको इसीलिए लिखते हैं कि और सीधे कहते हैं कि अगर आप जो इन चीज़ों को, जो बुरी जातीयता है, धर्मांधता है, सांप्रदायिकता है, और ये जो धनबल बाहुबल का प्रयोग है इलेक्शंस में, देख रहे हैं किस तरह से पैसे की भरमार लुटाया जा रहा है, कैसे सांप्रदायिकता का जाल बिछाया जा रहा है, उनके आधार पर जनता को वोट के लिए बांटा जा रहा है, मारे जा रहे हैं, गोली चल रही है। ये क्या है? ऐसे में कोई हम जैसे आदमी को कोई मार देगा? तो हमने कहा भैया ये ऐसे हम नहीं खड़ा करेंगे। हमने बाइकाट किया है, हमने बिहार में भी बाइकाट किया, यहाँ भी किया, सब जगह किया है। और हम इस बात को निश्चित करेंगे कि चुनाव सुधार होने चाहिए। जब तक चुनाव सुधार नहीं होंगे, शासन की तरफ से खर्चा नहीं होगा, या जब रैलियाँ, पॉलिटिकल रैली बंद नहीं होंगी, तब तक कोई ये नहीं, तब तक तो भ्रष्ट तंत्र, ढूंढ तंत्र, और उसी में ये पूरा तंत्र जो है, प्रजातंत्र को ख़त्म करके भ्रष्ट तंत्र, ढूंढ तंत्र, नादरशाही, यही सब चलने वाला है। इसलिए बड़ा समय खराब है। तो मैं टूडला वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर तुमने इतनी कहानी सुनने के बाद मुझ पर गर्व करते हो,
तो स्पेशली ऐसी जात जिन लोगों ने सर्टिफिकेट फर्जी लिए हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और हराइए, और जिसको आप समझते हैं अच्छा है उसको जिताइए। मगर मुझे तो मालूम नहीं कौन कौन क्या क्या खड़ा है, मगर मुझे ये बघेल दोनों की मालूम है, इनको तो हराना ही हराना है। बाकी जिसमें में आप जिनको अच्छा समझें उसको आप जिताइए। और मुख्य रूप से जो इस समय जो वहाँ का टूंडे में शायद अगर कांग्रेस खड़ी हुई है तो कांग्रेस को जिताइए तो अच्छा होगा। बाकी कंट्रोवर्शियल है सब, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।